हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक नई ऊर्जा और एनर्जी के साथ हम दूसरा क्लास शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक आपने देखा मुख्य सेविका के एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते थे हमने वो करवाया। बहुत सारे विद्यार्थी ने उसको देखा और सपोर्ट भी किया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए इस एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको लेकर आते हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं। आज हमारा जो सेशन होगा वो रहेगा 2013 से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, वो यहाँ पे मॉडल पेपर रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में से आपको 10-15 क्वेश्चन नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्लास यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि आप जानते हो ना कि एग्जाम बहुत जल्द करवाई जाएगी, सुनने में आ रहा है। तो कभी भी जब डेट निकले तब तैयारी नहीं करनी चाहिए। 6 महीना, 7 महीना, 2 महीना, 4 महीना पहले आपको तैयारी की, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। देखो कोई भी स्टूडेंट होता है तो वो अगर 100 नंबर में से 4 नंबर 5 नंबर नहीं लेके आता है, वो 99 नंबर या फिर 97 नंबर 98 नंबर के लेके आते, 1-2 नंबर से ही आगे पीछे रह जाता है। तैयारी तो हर कोई विद्यार्थी करता है ना, लेकिन सिलेक्शन जो रुकता है 1-2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से ही रुकता है। तो कभी भी देखो, जब क्लास देखो ना तो उसमें पता चलता है कि लाइव में कि कौन बच्चा कितना ज़्यादा क्वेश्चन को हल कर पा रहा है, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि मुझसे बेहतर कौन अच्छा दे। ये कंपटीशन वाला एग्जाम है, आपको उनसे आगे जाना है, उनसे पीछे नहीं जाना है। आप अगर घर के कामों में ही बिजी रह जाएंगे तो आपको कभी सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा मत सोचा करो कि एग्जाम आएगा तब तैयारी करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सुनने में आए तभी तैयारी करने को शुरू कर दो। चलिए हम बात ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपको 2013 से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, यानी कि सबसे नंबर पहला कहता है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर 1 ग्राम खाते हो तो वो कितना देता है, आपसे यही पूछा गया है। ऑप्शन ये है 4 कैलोरीज, बी ऑप्शन है 5 कैलोरीज, सी ऑप्शन है 7 कैलोरीज, डी ऑप्शन है 9 कैलोरीज। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। तो सबसे पहले आप जानो कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक है। यानी जब तक हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि 1 ग्राम में कितना देता है। तो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की पहचान करना है ना, तो उसके जो आपके घर में जो भी मीठी चीज़ें होती हैं, चाहे वो शक्कर हो गया आपका, चाहे गुड़ हो गया, ठीक है, चाहे आपका चावल हो गया, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं जिसमें मीठी चीज़ें पाती हैं, तो वो आपकी होती हैं कार्बोहाइड्रेट। इसकी पहचान यही होती है। जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनकी अलग अलग पहचान होती है। जैसे आप वसा की बात करते हो तो जितनी सारी तेलीय चीज़ें होती हैं वो वसा की पहचान होती है, ठीक वैसे ही कार्बोहाइड्रेट की पहचान होती है। जितने सारे आपके पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, उनमें सबसे जो पहला स्थान आता है आपके कार्बोहाइड्रेट का ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये ऊर्जा का काम आपका करता है, यानी कि आपको एनर्जी का जो काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। अगर आपने खाया, प्रोटीन खाया, तो उससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। आपने विटामिन खाया तो उससे एनर्जी आपको नहीं मिलेगा। आपको एनर्जी मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो आपके मुंह में जाता है या लार के संपर्क में आता है, तैसे ही पचना शुरू कर देता है। उसके बाद में जितने सारे न्यूट्रिशन होते हैं वो आपके पेट में जाते हैं, तब पचना शुरू करते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के जो ग्लूकोज होता है, जितने सारे देखो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो इसके प्रकार की बात करें तो ये आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, वो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहले को कहा जाता है मोनोसेकेराइड कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है डाइसेकेराइड कहा जाता है, तीसरे को कहा जाता है पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। और जो तीनों प्रकार हमने बताए हैं ना, इन तीनों प्रकार के भी प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें मोनोसेकेराइड की, तो इसमें मोनो की जो संख्या होती है वो 1 होती है, ठीक है। यानी कि आप मोनो में जितने भी प्रकार आते हैं, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गए, तो ये जब टूटेंगे ना तो ये कित में टूटेंगे? ये ग्लूकोज में टूटेंगे। क्यों? क्योंकि मोनोसेकेराइड में सिर्फ 1 अणु पाते हैं। उसके बाद में जो दूसरा नंबर का होता है वो होता है डाइसेकेराइड होता है। डाइसेकेराइड यानी कि दो यहाँ पे आ जाते हैं आपके मोनो। यानी कि अगर इसके प्रकार की बात करें तो सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। यानी अपने सुक्रोज वाला कोई चीज़ है कि जैसे आपका सुक्रोज क्या होगा, गन्ने की शर्करा आपकी सुक्रोज होती है, ठीक है। तो आपने अगर सुक्रोज खाया है तो वो टूटने के बाद लास्ट में जो आएगा वो ग्लूकोज में होगा। यानी कि कोई भी रोग आपने अगर खाया है, चाहे वो डाई खाया है, चाहे मोनो खाया है, चाहे पॉली खाया है, तो ये टूटते टूटते जो लास्ट वाला पीरियड से आता है वो होता है ग्लूकोज का होता है।
ठीक है। तो हम तीसरा प्रकार में बताएं आपको पॉलीसेकेराइड, जैसे आपका स्टार्च हो गया, डिक्स्ट्रीन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे सुने होंगे कि मधुमेह वाली बीमारी होती है तो उसमें आपका न मोनो दिया जाता है न डाई दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि मोनो में कितने अणु होते हैं? 1 होते हैं। डाई में कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो उसमें जो मोनो की संख्या होती है थोड़ा जटिल होती है, ठीक है, तो वो जल्दी टूटती नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, मधुमेह बीमारी वाले को हम क्या करते हैं, पॉलीसेकेराइड रूप देते हैं, क्योंकि इसमें जो संख्या होती है मोनोसेकेराइड की वो बहुत जटिल होती है पॉलीसेकेराइड की, ठीक है, यानी कि जो टूटते टूटते आएगा ग्लूकोज में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्च देते हैं, डिक्स्ट्रीन देते हैं, सेलुलोज देते हैं, पेक्टिन देते हैं, इन सबको जब मात्रा देते हैं डायबिटीज वाले को तो वो पाचन देरी से करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बात पता चली कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं, हमने 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रति ग्राम का यहाँ पे क्या होता है, आपसे यही पूछा गया है। पहले यहाँ पे चारों ऑप्शन दिख रहे हो, अगर यहाँ पे 4 कैलोरी लिखा है तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, ये देता है आपका 4.2 कैलोरी देता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा है तभी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर 4.2 लिखा होता तब भी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम 5 की बात करें तो 5 कोई नहीं देता है। 7 की बात करें तो आपका एल्कोहल जो होता है, एनर्जी जो देता है 7 कैलोरी देता है, लेकिन एल्कोहल जो होता है आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हम एल्कोहल की मात्रा ग्रहण नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा है 9 कैलोरी। अगर हम फैट वाला खाते हैं कोई भी सोर्स तो वो हमें देता है 9 कैलोरी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जब हमें कार्बोहाइड्रेट देता है 4 कैलोरी और हमें फैट देता है 9 कैलोरी तो हम फैट को क्यों नहीं खाते हैं? क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि जो फैट में जो भी आपकी वहाँ पे वसा होती है ना, उनका जो पाचन होता है देरी हो जाता है। यानी कि फैट का आप कोई भी रूप खाए हो ना तो जब आपके मुख से बाहर है तो क्या है, वो वसा है या फिर फैट है। लेकिन जैसे ही आपने खाया, आपके मुख में गया, आपके पेट में गया, वो कैसे बदल गया, वो बदल गया आपका लिपिड में बदल गया, ठीक है। तो फैट का हम उपयोग इसलिए कम करते हैं क्योंकि फैट में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है, इसलिए उसकी जो सांद्रता होती है बढ़ जाती है, इसलिए इसका जो पाचन हो जाता है मुश्किल हो जाता है, यानी कि पाचन जो हो जाता है देरी से करता है। और इसलिए हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को जल्दी खाते हैं। अब भाई जो जल्दी काम करेगा उसी को तो हम चुनेंगे ना, भले ही वो कम आपको देता है, ठीक है, तो आपका जो कम देता है हम उसी को चुनेंगे क्योंकि हमें वो जल्दी एनर्जी दे देता है। 9 कैलोरी भले ही ज़्यादा देता है लेकिन देर में देगा तो फिर फायदा क्या होगा, क्योंकि हमें जल्दी की आवश्यकता है ना। तो आपका यहाँ पे 9th का जो पहले का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यानी कि 4.2। अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की जगह अगर प्रोटीन लिखा होता तब भी आप लगा देते कि 4 कैलोरी देता, क्योंकि आपका प्रोटीन भी कितना देता है, 4.2 कैलोरी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर लिखा रहता या फिर प्रोटीन आपके क्वेश्चन में लिखा होता तब भी आप ए वाला चुनेंगे, यानी कि 4 कैलोरीज चुनेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हुआ है वो हुआ है पहले का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें आशा है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए आपसे यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, नवजात शिशु की हृदय गति क्या होती है? आपको बताना है कि ए ऑप्शन 70 से 90 प्रति मिनट होती है, बी ऑप्शन 80 से 110 प्रति मिनट होता है, सी ऑप्शन 90 से 110 प्रति मिनट होता है, डी ऑप्शन 120 से 140 प्रति मिनट होता है। आपसे यहाँ से पूछा गया है शिशु की हृदय गति पूछी गई है, ना कि शिशु की श्वसन क्रिया पूछी गई। हृदय गति दूसरी होती है, श्वसन क्रिया दूसरी होती है। आपको यहाँ बताना है कि शिशु की जो हृदय गति होती है नवजात शिशु को, उसका बताना कि कितना होती है। फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि नवजात शिशु की हृदय गति कितनी होती है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप जल्दी से बताइए। तो अगर हम इसकी बात करें नवजात शिशु की हृदय गति तो कितना होता आप बताना, 120 से लेकर के 140 प्रति मिनट होती है। अगर यहीं से पूछा जाता है आपके कि नवजात शिशु की जो श्वसन क्रिया होती है वो कितना होता है, तो आप बताना कि जन्म के समय होता है 40 से लेकर के 45 होता है, ठीक है, 40 से लेकर के 45 होता है। अगर हम बात करें कि शिशु का जो त्वचा होता है, यानी कि जब बेबी जन्म लेता है तो उसकी त्वचा आप देखते हो ना थोड़ा ऐसे पतली सी कोमल सी होती है ना, विकसित थोड़ी नहीं होती है, बहुत पतली पतली दिखती है, सारे जो अंदर की नसें होती सब दिखती है ना। तो उस जो परत होती है ना, सफ़ेद परत चढ़ाई रहती है वसा की, उस परत का नाम होता है वार्निश कैसेसा होता है, ठीक है। और बेबी का जो पहला पहला मल निकलता है उस मल को कहा जाता है मेकोनियम कहता है, यानी कि बेबी जिसने जन्म लिया है उसके 2-3 दिन के बाद तक 3-4 बार काला काला जो निकलेगा ना चिपचिपा हरे रंग का, तो वो रहता है मोकोनियम कहा जाता है। याद रखे रहना, कहीं पर अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना कि बेबी को मल का कहा जाता है मोकोनियम, जो चिपचिपा होता है हरे रंग का होता है, 3-4 दिन में 3-4 बार करता है।
और बाल की बात करें तो बाल को कहा जाता है लेनिगो कहा जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जाता है, बाल के शिशु के बाल को कहा जाता है लेनिगो कहा जाता है। उसकी हम त्वचा की बात करें तो वार्निश को सुजा कहा जाता है। अगर हम उसको बात करें कि बेबी को गंध यानी कि महकने की खुशबू कितनी होती है, तो बेबी शिशु जब पैदा हुआ तो उसको मतलब कि गंध की कोई पता नहीं चल पाता है। हमने यहाँ पे बताया आपको श्वसन क्रिया तो 40 से 45 होता है। हृदय गति को हमने बताया तो आपने बताया यहाँ पे ऑप्शन डी चुना, यानी कि 120 से लेकर के 140 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पे कि शिशु का जो सामान यानी कि पैदा होने की जो दिन होते हैं या डेट कहें तो कितना होता है, अगर हम पैदा यानी कि उसका जो गर्भाकालीन अवस्था होती है, जब बेबी बाहर होता है तो कितने दिन में बाद निकलता है। अगर हम सप्ताह में बात करें तो होता है 37 से लेकर के 40 सप्ताह होता है। अगर हम दिन की बात करें तो 280 दिन होता है। अगर हम चंद्रमास की बात करें तो होता है 10 चंद्रमा। अगर हम माह की बात करें तो होता है 9 माह होता है, ठीक है। ये सब आप याद रखे रहना क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे हम टॉपिक आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा से तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला रासा है, यह विचार दिया था, यानी कि ये बात किसने कही है। ऑप्शन ये है जॉन लॉक, बी ऑप्शन है फ्रॉवेल, सी ऑप्शन होता है प्लेटो, डी ऑप्शन होता है चार्ल्स डार्विन। चलिए फटाफट से आप तीसरा का राइट आंसर बताइए। अगर आप बताओगे तो क्या बताओगे, चलिए बताइए क्या होता है। तो तीसरा को जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ए ऑप्शन होगा, यानी कि जॉन लॉक को हम लॉक करते हैं, यानी कि तीसरा का हमें ए ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखिए अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे टेक्सटाइल से संबंधित क्वेश्चन है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भार प्रति इकाई लंबाई या फिर लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है। आपके पास ऑप्शन है धागा संख्या, बी ऑप्शन है आपके पास धागा की दृढ़ता, सी ऑप्शन है धागे की घुमाव, डी ऑप्शन है धागे की एक समानता। चलिए चौथा का राइट आंसर बताइए। अगर आप बताएंगे इसे तो आप क्या बताएंगे, चलिए बताइए फटाफट से। तो ये जो आपका क्वेश्चन लिया गया है ना, आपका जो यार्न काउट यानी कि जो धागे की मेथड पढ़ते हो उसमें पढ़ा जाता है। तो जो धागे का मेथड होता है वो दो ग्रुप में होता है, एक होता है निश्चित लंबाई पद्धति होता है और एक होता है आपका निश्चित वजन पद्धति होता है। यानी कि एक लंबाई पद्धति किया जाता है और एक वजन पद्धति किया जाता है। तो ये आपका जो पूछा गया है ये आपका निश्चित वजन पद्धति से पूछा गया है। यानी कि अगर निश्चित लंबाई पद्धति में किया जाता है तो जब लंबाई को निश्चित में रख करके भार में वृद्धि करते हैं तो आपके निश्चित पद्धति में आते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड होता है जो यार्न काउंट यानी कि यार्न को तौला जाता है धागे को, तो निश्चित वजन पद्धति में क्या किया जाता है, जो भी रेशे होते हैं उनको भार में निश्चित करके लंबाई में वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इंगित करता है, यानी कि जो धागे की संख्या होता है वो इंगित करता है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। देखो अगर आपका पूछा जाए कि निश्चित लंबाई पद्धति में जो आपका डेनियर होता है वो कितना होता है, तो आप बताना 9000 डेनियर मीटर होता है, ठीक है। यानी कि आपका होता है 9000 मीटर होता है। अगर माइक्रो डेनियर की बात करें तो वो होता है आपका 100 होता है। अगर टेक्स की बात करें तो वो आपका होता है 1000 होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। अगर आप कहीं लिखना चाहते, अगर आपने कभी नहीं लिखा या फिर कभी नहीं सुना है तो आप कहीं ना कहीं लिख सकते हो। अगर आपको बात करें कि मिलीटेक्स कितना होता है तो मिलीटेक्स आप बताना कि 1000 होता है, ठीक है, 1000 होता है। अगर किलोटेक्स की बात करें तो वो आपका होता है 1000 होता है। यानी कि अगर एक हैक है या फिर एक लक्ष्य है तो उसका जो यार्न होगा कितना होगा, आप बताना 840 यार्न होगा, ठीक है। और जो ये चेक किया जाता है किससे किया जाता है तो आपको बताना है TPI के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो आपका किया जाता है निश्चित वजन पद्धति में जो काउंट किया जाता है वो आपका किया जाता है TPI के द्वारा किया जाता है, जिसे कहा जाता है ट्विस्टिंग पर इंच कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका यहाँ पे हम बता देते हैं कि इसका राइट आंसर होगा धागे की संख्या होगा। ज़्यादा हम घुमा के नहीं बताएंगे वरना आप भूल जाओगे। चौथा का यहाँ पे आपका ऑप्शन निकल के आया, ए ऑप्शन इज द राइट। जितने आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे उतना थोड़ा थोड़ा आपको बताते जाएंगे, ज़्यादा बताएंगे तो आप उसी में खो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। यानी कि आपका हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि दोनों की जरूरत होती है। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। आपके पास ऑप्शन है ये लौह तत्व एवं जिंक, बी ऑप्शन होता है लौह तत्व एवं कैल्शियम, सी ऑप्शन होता है लौह तत्व एवं फोलिक अम्ल, डी ऑप्शन होता है लौह तत्व एवं एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। अगर आप बताएंगे पांचवा का तो क्या बताएंगे, चलिए बताइए फटाफट से।
अब देखिए पाँचवां का जो राइट आंसर आपको मिलता है वो मिलता है सी ऑप्शन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें ए ऑप्शन में तो लौह तत्व तो आपका सही हो जाता है, लेकिन जो यहाँ पे जिंक लिखा है ये जिंक स्वाद के लिए काम आता है। ठीक है, बी ऑप्शन में आप देखिए लिखा है लौह तत्व तो आपका सही है, लेकिन ये जो कैल्शियम लिखा है ये हड्डियों से संबंधित होता है। अब यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए लिखा है लौह तत्व तो आपका ये सही है, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है एस्कॉर्बिक अम्ल ये आपके मसूड़ों से यानी कि विटामिन सी से संपर्क होता है, यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड में आपको दो बीमारियों को देखने मिलता है, एक होता है आपका स्कर्वी, एक होता है जिंजिवाइटिस होता है। ठीक है, तो आपका ये तीनों ऑप्शन ही सही होगा। आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि लौह तत्व एवं आपका फोलिक अम्ल, यानी कि आपका फोलिक अम्ल किससे संबंधित होता है? वो आपका होता है विटामिन बी9 से होता है। ठीक है, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल होता है, यानी कि आप फोलिक एसिड का जो कार्य होता है, जो आपके खून में पाए जाने वाला पारीफाइटिंग रिंग होता है उनको बनाने में कार्य करता है, जिससे जो रक्त होता है हीमोग्लोबिन का निर्माण करने लग जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई गर्भवती स्त्री होती है या फिर और कोई दिक्कत होता है, उसको हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो यह फोलिक एसिड या फिर लौह तत्व का इस्तेमाल करती है। ठीक है, यानी कि कोशिका विभाजन के लिए जो काम करता है वो फोलिक एसिड बहुत काम करता है। अगर फोलिक एसिड की आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो एनीमिया देखने को मिलेगा। उस एनीमिया का नाम होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, यानी कि इसे महालोतीय एनीमिया भी कहा जाता है। इसमें जो आरबीसी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं या फिर अपरिपक्व हो जाते हैं, यानी कि इनका जो विकास होता है वो सही से नहीं हो पाता, बड़े भी हो जाते हैं और अपरिपक्व होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके शरीर में यहाँ पे देखो हमने बताया फोलिक एसिड की कमी से आपको मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। अगर आपके शरीर में अधिक हो गया, यानी कि आपने कोई भी देखो न्यूट्रिशन खाते हो ज़्यादा तो उसकी दिक्कत होती है, कम खाते हो तब भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो कम अगर खाए तो आपको मेगाब्लास्टिक एनीमिया होगा, लेकिन अगर आपने अधिक ज़्यादा सेवन कर लिया तो आपके शरीर में विषाक्तता हो जाएगी, यानी कि टॉक्सिक एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर कोई भी न्यूट्रिशन खाते हो तो आपको एज के अनुसार, आपके आयु के अनुसार वो चीज़ें को ग्रहण करना चाहिए। तो पांचवा का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी ऑप्शन होना, यानी कि आयरन और आपका विटामिन बी9 इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा का हमें सी ऑप्शन करेक्ट मिलता है। अब देखिए लिखा है, छठवां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि बीटाट स्पॉट कमी है, यानी कि जो बीटाट स्पॉट जो बीमारी है वह चार ऑप्शन में से किसकी कमी से ये छलकता है बीमारी? ऑप्शन ए है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन बी है विटामिन बी6 की कमी से, ऑप्शन सी है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन डी है कैल्शियम की कमी से। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। देखो आपके पास है चार ऑप्शन, चार ऑप्शन को पहले यहाँ पे जानना पड़ेगा, क्योंकि जो चार ऑप्शन है आपके क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। आपके सबसे पहले यहाँ पे आयोडीन है। आपको जानना पड़ेगा कि आयोडीन किस में आता है काउंटिंग, यानी कि विटामिन में आता है या कार्बोहाइड्रेट में आता है या फिर फैट में आता है। अगर आप पहले पढ़े होंगे तभी तो जान पाएंगे। तो आयोडीन आपका है खनिज लवण में से आपके आते हैं, यानी कि आपके खनिज लवण में से पार्ट आता है आयोडीन आता है। आयोडीन की अगर आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो आपको तीन बीमारियों को सामना करना पड़ेगा। एक होता है घेंघा होता है, दूसरा होता है क्रिटिनिज्म होता है, तीसरा होता है मिक्सिडिमा होता है। यहाँ पे हम लिख के आपको नहीं बता सकते हैं, आप अगर लिखना चाहते हो तो कहीं पे लिख लेना कि आयोडीन की अगर आपके शरीर में कमी हो गई है तो आपको तीन बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। एक होता है घेंघा, जिसे कहा जाता है ग्वाइटर कहा जाता है, यानी कि महिलाओं में जब थायराइड जो ग्रंथि होती है उनका जब अधिक हो जाए वजन तो आपका कहलाता है घेंघा या फिर ग्वाइटर कहलाता है। दूसरी बीमारी होती है क्रिटिनिज्म होती है, यानी कि बच्चों में जो बीमारी होती है उसको क्रिटिनिज्म कहा जाता है। मिक्सडिमा की बात करें तो वयस्कों में। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो घेंघा रोग है आपका मिक्सडिमा जो संबंधित है वो किन अवस्थाओं में देखा जाता है, या फिर बालकों में देखा जाता है, महिलाओं में देखा जाता है या फिर वयस्क में देखा जाता है? तो आपको बताना है कि वयस्कों वाले अवस्था में देखा जाता है। तो आपने जाना कि इसमें तीन बीमारियां आती हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है विटामिन बी6 लिखा है। अगर आपने विटामिन बी6 आपने पढ़ा होगा तभी आप बता पाओगे विटामिन बी6 की कमी होने वाला कौन होता है। अगर आपने देखा होगा विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम होता है उसे कहा जाता है पैराडॉक्सिन कहा जाता है। ठीक है, अगर आपके विटामिन बी6 की कमी हो गई है तो एक आपको एनीमिया होगा, उस एनीमिया का नाम है माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। और एक बीमारी और है उसे कहा जाता है काइलोनिचिया कहा जाता है, यानी कि जो आपका नाखून होता है, नाखून आपका आधा सफेद दिखेगा, यानी कि आधा जैसा है यहाँ पे आधा आपका सफेद दिखेगा, तो इसका मतलब होता है काइलोनिचिया हो गया है आपको, लेकिन विटामिन बी6 की कमी हो गई है। इसके अलावा एक बीमारी और होता है उसे कहा जाता है एक्रोडेनिया कहा जाता है, यानी कि जो जिसमें बीमारी जो लक्षण दिखाई देंगे तो उसको भूख नहीं लगेगा और त्वचा संबंधी बीमारी देखने को मिलेगा। तो हमने इस विटामिन बी6 में क्या बीमारी बताया, हमने तीन बीमारी बताया, जिसमें पहला कहा जाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, दूसरा हमने बताया काइलोनिचिया, तीसरा हमने बताया एक्रोडेनिया बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन आपने तीन बीमारियों का देखा और विटामिन बी6 में आपने तीन बीमारियों को देखा जो आपके पैराडॉक्सिन यानी कि आपका यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका सी ऑप्शन यानी कि विटामिन ए है। विटामिन ए को जानने से पहले
आप यहाँ पे जान जो जो यहाँ पे कैल्शियम लिखा है, यानी कि क्योंकि बायोटिक स्पॉट की जो कमी होता है विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन उसको आप बाद में सॉल्व करते हैं। पहले इसको विटामिन यहाँ पे देखो डी ऑप्शन वाला देखिए, यानी कि कैल्शियम वाला देखिए। डी ऑप्शन में हम आपको कुछ बताते हैं कि कैल्शियम लिखा है। देखो कैल्शियम का जो काम होता है वो अकेले नहीं होता, उसका जो काम होता है वो विटामिन डी और फास्फोरस से होता है, वो अकेले काम नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तभी कैल्शियम का रूप दिखाई देगा, यानी उसकी कमी दिखाएगी। फास्फोरस का अगर कमी रहे कम होगा तो भी आपको, यानी कि तीनों में से किसी एक की कमी होगी तो जो दोनों होते हैं वो भी अपना काम कर नहीं पाएंगे, यानी कि उनका भी प्रभावित ढीला पड़ जाएगा। तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है, यानी कि विटामिन डी की कमी से होने वाला जो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेसिया बीमारी होती है, अगर वो उसकी मात्रा बढ़ गई तो जो कैल्शियम से होने वाली बीमारी होती है उसका नाम होता है टिटेनी। ये आपका देखने को मिल जाएगा, यानी कि टिटेनी रोग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके शरीर में हड्डियों से या फिर दांतों से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो इसका मतलब होता है कि वो कैल्शियम की कमी हो गई है। इसके अलावा बालकों में वजन भी देखा जाता है। अगर यहाँ पे आप लिखना चाहते हो, अपने नोट को इनहेंस करना चाहते हो तो आप लिख लेना, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके शरीर में कैल्शियम का जो जमा होता है अगर हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है कैल्शिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, कैल्शिफिकेशन कहा जाता है। यानी कि डी कैल्शिफिकेशन में होता क्या है कि इसमें कैल्शियम का जो जमा होता है नहीं हो पाता है। ठीक है, अर्थात जो हड्डियां होती हैं कैल्शियम को मुक्त कर देती हैं और इसमें जो आपकी हड्डियां होती हैं वो छेद हो जाती हैं, यानी कि जो आपका विटामिन डी से होने वाली बीमारी होती नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस, वो दिखाई देने लगती है। देखो हमने अभी आगे आपको बताया कि एक बीमारी अगर एक कमी होगा ना तो वो दोनों अपना दिखा देंगे। अगर हमने यहाँ पे बताया कि कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो विटामिन डी का वो भी रूप दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि हड्डियां आपकी क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। तो आपको याद रखे रहना है कि इसमें जो कमी देखने को मिलेगा कैल्शिफिकेशन होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है, अगर कैल्शियम का भंडार हड्डियों में अधिक होता है तो होता है, यानी कि अगर हमारे शरीर में रक्त में कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो ज्यादा हो जाती है तो कैल्शियम हड्डी में जाकर के क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और अगर रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है तो हड्डियां अपना जो जमा कैल्शियम होती हैं वो रक्त को जाकर के त्याग दे देती हैं। यानी कि हमने यहाँ पे आपको डी वाला ऑप्शन एकदम संपूर्ण से आपको अध्ययन करा दिया। अब यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ, आप चलो जानते हैं सी ऑप्शन में से। सी ऑप्शन में क्या कहता है, विटामिन ए है। सबसे पहले हम विटामिन ए यानी कि कोई भी विटामिन है तो उसके रासायनिक नाम को जाना पड़ता है, क्योंकि उसके रासायनिक नाम से ही उसकी पहचान होती है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, आपको बताना है रेटिनॉल होता है। वैसे भी विटामिन ए को बहुत सारे नाम होते हैं, जिससे कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, प्रतिशुष्क नेत्रक विटामिन कहा जाता है और प्रोविटामिन कहा जाता है। अब यहाँ पे आप जानते हो कि प्रोविटामिन क्यों कहा जाता है। प्रोविटामिन उस विटामिन को कहा जाता है, यानी कि अगर आपको विटामिन ए खाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी और को रूप में खाना पड़ेगा। यानी कि प्रोविटामिन वह विटामिन होता है जब हम उसके वास्तविक रूप में यानी कि उसके असली वाले रूप में नहीं ग्रहण करते हैं, हम उसके किसी दूसरे के रूप में ग्रहण करते हैं, वह हमारे शरीर में जाता है, वह रेटिनॉल के रूप में परिवर्तित यानी कि बदल देता है, वह फिर अपने असली वाले अवतार में आ जाता है। यानी कि आपको विटामिन ए रेटिनॉल नहीं खाते हो, आप खाते हो किसी और न्यूट्रिशन को खाते हो, वह जाकर के आपके शरीर में बदल जाता है। वह किसमें बदल जाता है, तो वह रेटिनॉल में बदल। अभी हम बताएं कि उसके दूसरे रूप में खाते हो, तो अब यहाँ पे आपको जानने का हक बनता है कि कौन से रूप में खाते हैं, यानी कि किसको खाते हो तो रेटिनॉल में बदलता है। तो आप खाते हो केरोटीन खाते हो, केरोटीन जब खाते हो आपके शरीर में जाता है तो वह बदल करके रेटिनॉल में बदल जाता है। ठीक है, अगर आपसे यहीं पे पूछा जाता है कि विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या होता है तो आपको बताना है कि केरोटीन होता है। यानी कि रेटिनॉल से पहले आपको केरोटीन खाना पड़ता है, तब वह केरोटीन जाकर के आपके शरीर में बदल करके रेटिनॉल में परिवर्तित होता है। और यह बदलने की जो प्रक्रिया होती है, यह कहाँ पे ये भी तो हक बनता है ना आपका कि यह कहाँ पे जाकर के बदलता है, तो आपको बताना है आपके यकृत वाले अंग में जाकर के यह सब क्रिया होती है। यानी कि आपने खाया, यकृत में आपका गया खाना, यकृत में जाने कि आपने केरोटीन खाया। केरोटीन वैसे आपको जानना ये भी जरूरी है कि केरोटीन किसमें पाया जाता है। तो जो भी पीली वाली चीजें होती है, सबका पपीता हो गया, गाजर हो गया, तो जो भी आपने पीली वाला चीज खाया ना वो होता है आपका केरोटीन होता है। तो केरोटीन जैसे आपने खाया, पीली वाली चीज खाया, आपके शरीर में जाकर के जहां जहां यकृत पहुंच गया ना, यकृत में जाकर के आपका रेटिनॉल में बदल जाता है। तो यहाँ पे आपने जाना कि विटामिन ए कैसे परिवर्तित होता है, कैसे विटामिन ए से केरोटीन में होता है, ये सब आप प्रक्रिया जाने। अब यहाँ पे जानो मेन मुद्दा, यानी कि मेन मुद्दा मतलब कि इसकी कमी से होने वाला जो यहाँ पे बेटोट स्पॉट होता है वो कैसे हो जाता है।
आप बचपन से सुनते आए हो ना कि विटामिन ए की कमी से होने वाला जो बीमारी होता है उसे कहा जाता है रतौंधी कहा जाता है। लेकिन आपको याद रखे रहना है कि रतौंधी जो बीमारी होती है यह आपको अंधा नहीं कर देती है, बस फ़र्क इतना हो जाता है कि आप अंधेरे और उजाले में फ़र्क नहीं कर पाते। लेकिन हमें बचपन से ही सुनने में आता है कि रतौंधी हो गई है तो आप एकदम से अंधे हो जाओगे, लेकिन अंधे नहीं होते हो। जब विटामिन ए की कमी होगी तो जब पहला स्टेज होता है, यानी कि जब कोई भी बीमारी होती है तो उसका पहले, जैसे आप विटामिन सी पढ़ते हो तो विटामिन सी से होने वाला बीमारी स्कर्वी होता है, लेकिन वही स्कर्वी जब भयानक रूप हो जाती है तो उसे कहा जाता है जिंजिवाइटिस कहा जाता है। ऐसे ही जब विटामिन ए की कमी से होने वाला बीमारी होता है, सबसे पहले चरण होता है रतौंधी होता है। रतौंधी के बाद आपका आता है बीमारी जीरोप्लेथमिया आता है, यानी कि इसमें जो आपकी आंखों की कॉर्निया होती हैं, यानी आंखों की कॉर्निया में सेल्स में जो झिल्ली होती हैं वो सूख जाती हैं। दूसरा जो होता है आपका बाइटोट स्पॉट होता है, यानी कि इसमें जो कॉर्निया आपकी जो आंखों में कॉर्निया पाया जाता है ना, उसकी जो सेलेस्मिक झिल्ली होती हैं वह भूरे रंग हो जाती हैं या भूरे रंग से होने के बाद सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, और जो आपकी कॉर्निया है उसमें छोटे 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 दाने निकल जाते हैं। दाने निकलने के बाद क्या हो जाता है, उसमें जो दाना हो गया आपका ना, थोड़ा और दिन बीतेगा तो वो धब्बा क्या होता है, तिकोने आकार में आपका परिवर्तित हो। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि विटामिन ए के कौन से चरण में आपका तिकोने आकार का यहाँ पे हो जाता है कॉर्निया, तो आपको बताना है कि बाइटोट स्पॉट में हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, यानी कि विटामिन ए की कमी से होने वाले में सबसे पहले आपका आता है रतौंधी, उसके बाद में आता है जीरोप्लेथमिया आता है। तीसरी बीमारी जो आपकी आती है बाइटोट स्पॉट होता है। तीसरे के बाद आपकी चौथी की बात करें तो आपका होता है फोटोफोबिया होता है। चौथी की बात करें तो जीरोसिस कंजक्टिवा होता है। पांचवें की बात करें तो कॉर्नियल जीरोसिस होता है। छठवें की बात करें तो केराटोमेलेसिया होता है। सातवें की बात करें तो ग्लूकोमा होता है। आठवें की बात करें तो कॉर्नियल स्कोर होता है। यानी कि जो आपके कॉर्नियल स्कोर बीमारी होती है इसमें जाकर के आपकी आंखों की रोशनी समाप्त होती है, ना कि रतौंधी वाले में होती है। तो जो भी हमने यहाँ पे कमी वाली बताई नहीं है ये चरण बाई चरण होती है। कभी किसी में आपका आंखों की कॉर्निया सेल्स में झिल्ली आपका सूखेगी, किसी में दाने निकल जाएंगे, किसी में अगर दाना निकल गया है तो आपका दर्द करेगा, खून निकलेगा, किसी में आपका होगा कि आपकी जो झुर्रीदार हो जाएगी, ठीक है, आंखों की ग्रंथियां सूख जाएगी। जब आप विटामिन ए पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारा डेफिनेशन बता दिया जाएगा। अभी बस इतना जाने रहे ना कि इतनी सारी बीमारी, यानी कि 8 बीमारियों का सामना आपको करना पड़ता है विटामिन ए की कमी से होने। तो हमने तीसरी बीमारी में जाना ना कि विटामिन ए की कमी से होने वाला बीमारी होता है बाइटोट स्पॉट होता है, यानी कि इसमें जो दिक्कतें देखने को मिलती हैं, आपकी आंखों की जो कॉर्निया होती है उसकी जो सेल्स में झिल्ली होती हैं वह भूरे रंग के या फिर सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। आपकी जो कॉर्निया होती हैं वो छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं, और जो छोटे छोटे दाने होने के बाद धब्बे हो जाते हैं, वो धब्बे कैसे हो जाते हैं, तिकोने आकार के हो जाते हैं। चलिए, हमारा छठवां का जो राइट आंसर होता है वो ए, विटामिन ए ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब सातवां आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है, यानी कि आप जब एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ते हो तो वहां से ये टॉपिक लिया गया है। आपके पास ऑप्शन ये है अनुसंधान अध्ययन, बी ऑप्शन होता है विश्वसनीयता, सी ऑप्शन होता है संचार माध्यम, डी होता है अभिलेख होता है। चलिए राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर होगा तो क्या होगा। आपसे यही पूछा गया है कि जो प्रसार शिक्षा होता है अगर आपको जांच करना है तो उसके लिए एक बेहतर उपकरण यानी कि आपका क्या होगा, क्या वो अनुसंधान अध्ययन होगा, या फिर विश्वसनीयता होगा, या फिर संचार माध्यम होगा, या फिर डी ऑप्शन अभिलेख होगा। तो यहाँ पे जो आप विश्वसनीयता यानी कि ये तो एक इमोशन होता है, ठीक है, एक संवेग होता है, विश्वास करने विश्वसनीयता ये सब होगा। आपका संचार माध्यम भी नहीं होता, अनुसंधान अध्ययन ये भी आपका नहीं होगा। आपका ऑप्शन जो निकल के आता है डी ऑप्शन, यानी कि सातवां का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, हमारा अभिलेख हो जाता है सातवां का। अब यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन निकल के आता है। आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो दिक्कत है, यानी कि जो यहाँ पे मृत्यु दर दी गई है तो उसमें जो संकेतों में से एक जो संकेत है कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है अशोधित मृत्यु दर, बी ऑप्शन होता है शिशु मृत्यु दर, सी ऑप्शन होता है मातृत्व मृत्यु दर, डी ऑप्शन होता है बाल मृत्यु दर 0 से 5 वर्ष। आप जानते हो जब आप पढ़ते हो ना मृत्यु दर तो उसमें आप 2 ही देखते हो, एक पढ़ते हो मातृ मृत्यु दर, एक होता है शिशु मृत्यु दर, आप बाल मृत्यु दर कभी नहीं पढ़ते हो। तो आपका जो सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतों में से एक जो दिखाई देता है आपका डी ऑप्शन वाला, यानी कि बाल मृत्यु दर आपका सही हो जाता है, यानी कि 8वां का जो राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन निकल के आया डी ऑप्शन। देखिए क्या पूछा जा रहा है। अब देखिए 9th क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ट्रिप्टोफैन है, ऑप्शन ये है आवश्यक वसीय अम्ल, बी ऑप्शन होता है अनावश्यक वसीय अम्ल, सी ऑप्शन होता है आवश्यक अमीनो अम्ल, डी ऑप्शन होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है। चलिए आप बताइए फटाफट से ट्रिप्टोफैन क्या होता है, इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा।
चलो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुनते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। कैसे होता है हम बताते हैं। देखो जो आपके आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ना, ये आपके प्रोटीन वाले पार्ट से संबंधित होते हैं। यानी कि आपने जब प्रोटीन खाते हो ना तो वो टूटता है, ठीक है, टूट करके जो सरलतम रूप निकल के आता है वो होता है आपका अमीनो एसिड होता है, या फिर कहे अमीनो अम्ल होता है। अब यहाँ पे लिखा आवश्यक, लिखा है यहाँ पे अनावश्यक। अब ये क्या होता है, तो आपके जो प्रोटीन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, एक होता है अनावश्यक होता है। अगर हम आवश्यक की बात करें कि कितने होते हैं तो आपके होते हैं 10, अनावश्यक की बात करें तो ये भी होते हैं 10। लेकिन जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ये आप भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हो, ये अपने शरीर में खुद ब खुद बन जाता है। लेकिन जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ये अपने शरीर में अपने आप से नहीं बनते, इनको भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि आवश्यक अम्ल कितने होते हैं तो हमें आपने बताया कि ये होते हैं 10। लेकिन जो 10 होते हैं 10 में से जो 2 होते हैं वो आपके अर्ध अमीनो एसिड में, जैसे आपका हो गया हिस्टाडीन हो गया और आर्जिनिन हो गए, ये आपके अर्ध अनावश्यक अमीनो एसिड में जोड़े जाते हैं। जैसे आपका अगर हिस्टाडीन हो गया तो आपका नवजात शिशु को दिया जाने वाला आपका प्रोटीन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किशोरों में दिया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है तो आर्जिनिन जो प्रोटीन होता है यानी वो होता है आपका अमीनो अम्ल होता है। लेकिन यहाँ पे हमसे आपसे बात करते हैं कि ट्रिप्टोफैन कैसे काउंटिंग होता है, क्योंकि जो आपका आवश्यक अमीनो अम्ल होता है उसमें से जो पहला होता है उसे कहा जाता है हिस्टाडीन कहा जाता है, दूसरे को आइसोल्यूसिन कहा जाता है, तीसरे को ल्यूसिन कहा जाता है, चौथे को आपका मेथियोनिन कहा जाता है, पांचवें को कहा जाता है लाइसिन, छठवें को कहा जाता है थ्रेओनिन, सातवें को कहा जाता है फिनाइलएलिन, आठवें को कहा जाता है ट्रिप्टोफैन, नौवें को कहा जाता है बेलिन और 10वें को कहा जाता है आर्जिनिन। हमने यहाँ पे 10 काउंटिंग, आपको 10 याद रखे रहना है। फटाफट से आपको जब भी एग्जाम में आए तो आपको फटाफट से बता देना है, क्योंकि आपसे देखो यहाँ पे पूछा गया है ना ट्रिप्टोफैन, तो अगर आपने याद होगा तभी तो बता पाओगे। हमें देखो फट से याद रहा तो हमने बता दिया आपको, ऐसे खुद ब खुद आपको भी याद रखना पड़ेगा तभी आप मिलान कर पाओगे। तो 10वां में आपने देखा कि आवश्यक अमीनो में अभी हमने जो काउंटिंग बताया है 1 से लेकर के उसमें आपने सुना ना कि ट्रिप्टोफैन है, तो आपका इसलिए 9th का जो ऑप्शन निकल के आता है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए बहुत बातें हो गई। अब यहाँ पे 10वां देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है आपसे। अब यहाँ देखिए 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है, यानी कि आपका एक्सटेंशन एजुकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन ये है ध्यानाकर्षण, बी ऑप्शन होता है संतोष, सी ऑप्शन होता है कार्यवाही, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। देखो जब कोई भी क्वेश्चन आप हल करते हो ना तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उस 4 ऑप्शन में से आपको अगर याद रहता है या फिर नहीं याद रहता है तो जो एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपके ऑप्शन में मेल खाता ही नहीं हो, तो देखो डी ऑप्शन इनमें तो आपका होगा नहीं, यानी कि ये आपका नहीं, क्योंकि अंतिम चरण पूछा गया है, आप कोई ना कोई तो चरण होगा ही होगा, तो आपका डी ऑप्शन गलत हो जाता। अब आपको 3 ऑप्शन में से चुनना, यानी कि ए बी सी में से चुनना, तो आप क्या चुनोगे फटाफट से बताइए। देखो आप अब यहाँ पे देखिए जो आपके प्रसार शिक्षण के जो अधिगम के जो चरण होते हैं वो कुल प्रकार के 8 होते हैं। 8 की अगर हम इंग्लिश में बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे आपसे फार्मूला भी पूछा जाता है कि एड केस किससे संबंधित होते हैं, तो आपको बताना है प्रसार शिक्षण के चरण से संबंधित होते हैं। अब यहाँ पे हम एड केस आपको बताते हैं, अगर आपको पता है तो फटाफट से आप बताइए कि एड केस का संबंध किससे होता है, यानी कि इस वर्ड का क्या क्या मतलब निकल के आता है। फटाफट से हम यहाँ पे लिखते हैं, तब तक आप बताओ कि इसका क्या होगा। देखो अगर ए यहाँ पे यानी कि पहला जो चरण होता है उसे कहा जाता है अटेंशन, यानी कि उसे कहा जाता है ध्यानाकर्षण कहा जाता है। अब आपके पास जो आई ऑप्शन है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इंटरेस्ट, यानी कि जो दूसरे नंबर का होता है उसे कहा जाता है अभिरुचि। तीसरे नंबर का जो यहाँ पे डी ऑप्शन है उसे कहा जाता है डिजायर, यानी कि विश्वास होता है। अगर हम यहाँ पे चौथे नंबर की बात करें तो उसे कहा जाता है हिंदी में विश्वास कहा जाता है, इंग्लिश की बात करें तो कॉन्वेक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे के की बात करें यानी कि जो आपका 5वां होता है उसे कहा जाता है नॉलेज, यानी कि हिंदी में कहे जानकारी। आपका यहाँ पे जो ए ऑप्शन लिखा है यानी कि ए वर्ड लिखा है तो ए का मतलब निकल के आता है एक्शन, यानी कि हिंदी की बात करें तो आपका होता है क्रिया होता है। यस की बात करें यानी कि आपका जो 7वें नंबर को आपका प्रक्रिया होता है अधिगम का उसे कहा जाता है सेटिस्फैक्शन कहा जाता है, हिंदी में कहे तो संतुष्ट हो गया। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला है यानी कि आपसे यहाँ पे अंतिम चरण कहा जाए यानी कि ई की बात हुई है, तो ई का यानी कि इंग्लिश में कहें तो इवोल्यूशन होता है, अगर हिंदी में की बात करें तो क्या होता है मूल्यांकन होता है। तो आपने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे आपने एड केस पढ़ा। एड केस में हमने आपको बताया, हिंदी में अगर मैं बताऊँ
तो पहला आपका होता है ध्यानकर्षण, दूसरा होता है अभिरुचि, तीसरा होता है आकांक्षा, चौथा होता है विश्वास, पांचवा होता है जानकारी, छठवां होता है क्रिया, सातवां होता है संतुष्टि, आठवां होता है मूल्यांकन। लेकिन आपसे यहाँ पे पहला चरण ना पूछ के, दूसरा चरण ना पूछ के अंतिम चरण पूछा गया है, यानी कि आपसे पूछा गया है एवोल्यूशन से पूछा गया है, यानी कि आपका पूछा गया है मूल्यांकन। तो अंतिम चरण कौन सा हो जाएगा, आपको फटाफट से आप बताना। आप क्या बताओगे, संतोष बताओगे। ठीक है, देखो हमने अभी आपको बताया कि मूल्यांकन होता है या फिर एवोल्यूशन होता है, लेकिन आपका यहाँ पे मूल्यांकन एवोल्यूशन नहीं लिखा गया है, आपसे इस ऑप्शन में से अंतिम चरण पूछा गया। वैसे अगर हम अधिगम का जो यहाँ पे प्रसार शिक्षण का अधिगम चरण होता है वो लास्ट वाला एवोल्यूशन और मूल्यांकन होता है, लेकिन आपके 4 ऑप्शन में से ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में सबसे अंतिम चरण जो होता है आपका संतोष हो जाता है, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है सेटिस्फैक्शन कहा जाता है। तो आपका 10वां का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलती है अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए आपका जो ध्यान कर्सर था वो आपका पहले में काउंटिंग होता था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11वां आपसे कह रहा है कि रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है, यानी कि डॉट डॉट है, आपको यहाँ पे ले जाकर के रिक्त स्थान में पूर्ति करना है। क्या आप इसे ए ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन में कह रहा है ए रक्त वर्ग, बी ऑप्शन कह रहा है बी रक्त वर्ग, सी ऑप्शन कहता है ए बी रक्त वर्ग, डी ऑप्शन कहता है ओ रक्त वर्ग। चलिए आप बताइए कि अगर 4 ऑप्शन में से अगर किसी के पास, इन सब चारों में से किसी के पास जो ये रक्त ग्रुप दिखाई देता है तो वो किसको किसको रक्त दे सकता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे 11वां का, आप बताना ओ रक्त यानी कि जो वाला होगा, यानी कि डी ऑप्शन वाला आपके सही हो जाता है, यानी कि ओ रक्त वर्ग रक्त वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है, यानी कि ओ रक्त वाला आप किसी भी को रक्त दे सकता है। तो हम यहाँ पे 11वां का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलती है अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज किसी ना किसी के पास शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आप देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। पूछा जा रहा है कि बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का गुना हो जाता है, यानी कि कितना गुना हो जाता है, आपको यही बताना है। ऑप्शन ये है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। आपको बताना है कि बालक का जो यहाँ पे 1 साल की बात हुई है, ना कि 4 माह या फिर 5 माह या फिर और कोई माह की, यहाँ पे 1 साल की पूछी गई। चलिए आप इसका राइट आंसर बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे लिखा है 2, तो आप क्या बताना कि जब बालक 4 माह से लेकर के 6 माह का हो जाता है तो बेबी का जो बालक भार का वजन का भार कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। लेकिन जो आपका यहाँ पे 3 लिखा है, तो अगर आपको बताना है कि जब बालक जो होता है 1 वर्ष का हो जाता है और बालक का भार जन्म के भार का कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, यानी कि अगर 1 वर्ष का है तो क्या हो जाएगा, उसका तिगुना हो जाएगा। अगर बेबी 5 साल का है तो कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। अगर बेबी 10 साल का हो गया है तो कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पे 1 साल पूछा तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे तिगुना हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 4 से लेकर के 5 माह का है तो आप क्या बताना, आप बताए ना दुगुना हो जाता है। लेकिन 12वां का जो राइट आंसर होता है आपका यहाँ पे 1 साल का, तो आप बताना 3 गुना हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें आशा है कि आपको हमारी क्लास, हमारी यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक हल्काकार करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संतुष्ट आहारीय आवश्यकता है। ऑप्शन ये है 1275 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन होता है 1450 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन होता है 1650 किलो कैलोरी, डी ऑप्शन होता है 1875 किलो कैलोरी। तो अगर कोई स्त्री है लेकिन वो हल्का कार्य करने वाली है, उसके ऊर्जा की जो आहारीय आवश्यकता होती है उसको होती है 1875 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी, यानी कि 13वां का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर यानी कि यदि आप छोटी हैं और मोटी हैं तो लंबी और पतले दिखने के लिए आप क्या पहनेंगी। ठीक है, यानी कि कोई स्त्री है, वह छोटी है मोटी है लेकिन वो लंबी दिखना चाहती है, पतली और लंबी दिखना चाहती है, तो उसके लिए कौन सा कपड़े का चुनाव करना पड़ेगा। ऑप्शन ये है चुन्नटदार स्कर्ट एवं ब्लाउज, बी ऑप्शन है चौड़ी प्लेट युक्त स्कर्ट एवं ब्लाउज, सी ऑप्शन है पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट प्रिंसेस लाइन हो, डी ऑप्शन पूर्ण लंबाई का परिधान छोटे जैकेट के साथ हो। चलिए 14वां का आपको अगर राइट आंसर बताना होगा तो आप क्या बताएंगे। देखो अगर कोई स्त्री
कोई मोटी है और छोटी है, तो अगर लंबी और पतला दिखना चाहते हो तो वो चुन्नटदार यानी कि ब्लाउज आपको नहीं पहनेगी। बी ऑप्शन कह रहा है कि चौड़ी प्लेट वाली और स्कर्ट यानी कि वो और छोटी दिखेगी। सी ऑप्शन में देख ले लिखा है पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी कांट प्रिंसेस लाइन हो, यानी कि लंबाई वाला कपड़ा जब पहनेगी तो वो स्त्री क्या दिखेगी, लंबी और पतली दिखेगी। तो हमारा राइट आंसर जो निकल के आता है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यानी कि पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी कांट प्रिंसेस लंबाई लाइन हो। तो आपने क्या चुना, इसका सी ऑप्शन करेक्ट चुना। चलिए 14वां का सी ऑप्शन सही निकल गया। अगर आप मोटी हैं और छोटी हैं तो आपका यही कपड़ा जमेगा। चलिए देखिए क्या पूछा। चलिए देखिए 15वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है 15 नंबर का क्वेश्चन कि व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ये आपके पास है, पहला ए सिगमंड फ्रायड ने, बी ऑप्शन है एरिक्सन ने, सी ऑप्शन होता है लेविन ने, डी ऑप्शन होता है पियाजे ने। चलिए आप इसका राइट आंसर बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, आपको यही बताना पड़ेगा ए ऑप्शन वाला यानी कि सिगमंड फ्रायड ने। अब यहाँ पे आपको जानना ये भी जरूरी होता है कि सिगमंड फ्रायड के बारे में कुछ यहाँ पे जान लो। सिगमंड फ्रायड ने आपने जाना कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का यहाँ पे प्रतिपादक माना जाता है, लेकिन इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने क्या किया था, एक लिबिडो की बात की थी। इन्होंने कहा था अपने सिद्धांत में, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में, कि जो बालक होते हैं काम इच्छा की परिवर्तित करते हैं, यानी कि जो लिबिडो वाला शब्द होता है उसको ज्यादा जोर दिया है। उसके अलावा सिगमंड फ्रायड ने क्या किया है, व्यक्ति की 3 प्रकार की संरचना की है। पहला जो होता है उसे ईड कहा जाता है। ईड कैसा होता है, ईड होता है राजसी प्रवृत्ति का होता है। दूसरा उन्होंने बताया ईगो, बताया ईगो कैसा प्रवृत्ति का होता है, मानवीय होता है यानी कि रियलिटी में जीता है। तीसरा उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति की संरचना होती है परा अहम यानी कि सुपर ईगो जो होता है वो देवत्व वाला होता है। अब यहाँ पे जो राजसी हमने बताया, मानवीय बताया, देवत्व, इनकी बातें क्या निकल के आती हैं, ये क्या कहना क्या चाहते थे, तो ये कहना चाहते थे सिगमंड फ्रायड जी कि जो आपका ईड है, राजसी है, वो जो इसमें जो बालक होंगे ना वो जन्म से दिखाई देंगे, यानी कि जन्म में जो प्रवृत्ति दिखाएगी वो राजसी वाला होगा। यानी कि कोई जब चीजें चाहेंगे तो वो कहेंगे मेरे साथ जो हो अभी हो, तुरंत हो, यानी कि कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं तो चाहेंगे कि मैं अभी तुरंत वो चीज पाए जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। राजसी प्रवृत्ति वाला यही प्रवृत्ति दिखाता है कि हम जो भी काम करें मेरा तुरंत हो, अभी हो, तत्काल में हो। लेकिन जो इन्होंने दूसरा व्यक्ति की संरचना बताई, यानी कि जो ईगो की बात करें, ईगो में मानवीय प्रवृत्ति, यानी कि वो ये सोचता है कि पहले ईड का पूरा हो जाए तब मेरा पूरा हो, यानी कि पहले दूसरों का भला देखता है फिर अपना देखता है। लेकिन जो तीसरा इन्होंने बताया पराहम, वो ये सोचते हैं कि दूसरों का सबसे पहले हो जाए चाहे मेरा हो, यानी कि पहले परिस्थिति का आकलन करते हैं, पहले देखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, सोच विचार के, यानी कि आदर्श वाले यहाँ पे फीलिंग हो जाती है, देवत्व की संज्ञा हो जाती है। जो 3 से 6 वर्ष के बालक में ये चीजें दिखाई देती है, यानी कि इस अवस्था में काफी सोच समझ के कार्यों को अंजाम देते हैं। तो हमने व्यक्ति की संरचना में 3 प्रकार के बताए। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे फ्रायड ने अपनी अपनी क्या संरचना दी है और क्या क्या बातें रखी है। अब यहाँ पे देखिए क्या बातें हुई हैं। आपसे पूछा जा रहा है 16 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि 5 ग्राम प्रोटीन देगा। ऑप्शन ये है 18 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन होता है 20 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन होता है 25 किलो कैलोरी, डी ऑप्शन होता है 45 किलो कैलोरी। आपको ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि अगर प्रोटीन देता है तो 1 ग्राम में कितना प्रोटीन आपको देता है, ये भी जान पाओगे तभी तो आप 5 वाला जान पाओगे। तो आपको बताना है कि 1 ग्राम प्रोटीन में आपको जो देता है वो देता है 4.2 कैलोरी देता है। अब आपको यहाँ पे आपको गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कर दो, 5 चौक 20 कर दो, ठीक है। 5 यहाँ पे 5 ग्राम दिया है ना, 1 ग्राम में कितना देता है, 4 देता है। तो आप 5 चौक 20 कर दो तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 20 कैलोरी वैसे निकल जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे जो पूछा जाता है प्रोटीन के बारे में कुछ और यहाँ पे पॉइंट लिख लो कि प्रोटीन का जो संगठन होता है, यानी कि उसका जो संगठन पढ़ते हो ना, कार्बोहाइड्रेट का अलग होता है, प्रोटीन का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। लेकिन अगर से प्रोटीन से पूछा जाए तो आप बताना C+H+O+N होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो CH+O+N है, आपसे इसके बारे में नहीं पूछा जाता कि C की कितनी मात्रा होती है, H की कितनी मात्रा होती है, ऑक्सीजन की कितनी, लेकिन आपसे नाइट्रोजन के बारे में जरूर पूछा जाता है कि आपके प्रोटीन में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है कितनी होती है। आपको बताना है 16% से लेकर के 18% होती है। लेकिन ये भी याद रखे रहना कि अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है। कहीं पे आपको मिलेगा 13 से
लेकर के 20 होता है, आप ये भी याद रखे रहना, और 16 से लेकर के 18% ये भी याद रखे रहना। तो 9 आपका नाइट्रोजन की मात्रा पूछे थे तो कितना बताना, ऑप्शन के हिसाब से 16 से 18 बताना। अगर ऑप्शन में 13 से 20 लिखा हो तो भी आप उसको राइट बता सकते हो। चलिए, आपका 16वां का जो राइट आंसर निकल के आया है बी ऑप्शन, यानी कि 20 कैलोरीज आपका सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग का कारण कमी है, यानी कि अगर बालक में रिकेट्स नामक की बीमारी हो गई है तो इन 4 ऑप्शन में से किस विटामिन की कमी से ये बीमारी देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन के। आपको फटाफट से बताना है इन चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होता है। आप जानते हो विटामिन ई रतौंधी से संबंध होता है, आप जानते हो विटामिन ई का, आप विटामिन ई जाते हो तो ये बांझपन से होता है, विटामिन के का पढ़ते हो तो रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन जो निकल के आता है 17वां का, आपका बी ऑप्शन निकलते आता है, यानी कि अगर बालक में रिकेट्स नामक बीमारी हो गई है तो विटामिन डी की कमी हुई है, तभी हुई है। देखो, विटामिन डी की कमी जो दिखने को मिलती है 3 रूपों में दिखने को मिलती है। पहला तो अपने रिकेट्स जाना जो बच्चों में होता है, दूसरा अगर कोई वयस्क है तो उसमें जो बीमारी होती है तो उसे कहा जाता है एस्टोमेलेसिया कहा जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बुढ़ा हो गया है तो उसमें जो विटामिन डी की कमी होगा तो उसे कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। यानी कि 3 प्रकार की बीमारियों को विटामिन डी में कन्वर्ट किया जाता है। पहले बच्चों में अलग बीमारी होगी, रिकेट्स होगा, वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया होगा, वृद्ध में होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे थोड़ा बहुत और जान लो कि जो विटामिन डी होता है ये आपका किससे मिलता है, आपके सूर्य से किरणों से मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक आपने जाना 3 बीमारियों के नाम, अब यहाँ पे जानो कि विटामिन डी कितने प्रकार के होते हैं। आपके होते हैं 2 प्रकार के, पहले को कहा जाता है D2, दूसरे को कहा जाता है D3। देखो, जब हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी होती है तो उनको दिया जाता है D3 वाला टेबलेट दिया जाता है। ठीक है, देखो बहुत सारी आप लोगों से आपने सुना होगा कि आप धूप में बैठ करके जाओ विटामिन डी ग्रहण कर लो, लेकिन अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो आप विटामिन डी ग्रहण नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि D2 क्या होता है। D2 क्या होता है, जो भी वनस्पति में चीजें पाई जाती हैं वो आपके होते हैं D2 होते हैं। D2 को क्या कहा जाता है, अर्गोस्ट्रॉल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये आपका जो D2 होता है यह D3 से कम सक्रिय होते हैं, यानी कि कम काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि निष्क्रिय होता है लेकिन कम सक्रिय होता है। जो भी वनस्पति चीजें होती हैं, पादप जगत की जो भी चीजें होती हैं वो D2 में पाई जाती है, यानी कि एर्गोस्ट्रॉल पाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए D3 वाला जानिए। अब देखो, हमने आपको बताया कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, यानी कि आपका विटामिन D3 आपका नहीं मिल पाएगा। विटामिन D3 को क्या कहा जाता है, कोलेकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। ठीक है, तो कोलेकैल्सिफेरॉल बदलने के लिए कैल्शियम क्या होता है, भागीदारी होता है। कैसे होता है, देखो आप सभी जानते हो कि आपको अगर विटामिन डी ग्रहण करना है तो आपको सूर्य की किरणों में जाकर के बैठना पड़ेगा। यानी कि जो सुबह वाली सूर्य होती है वो अगर आपके शरीर के, यानी कि आपके त्वचा पे जब पड़ती है तो क्या हो जाती है, जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं अगर आपके त्वचा पे पड़ गई हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बदल जाता है डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल में हो जाता है। ठीक है, और यही जो डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो D3 यानी कि कोलेकोलेस्ट्रॉल में कोलेकोलेसिफेरॉल में बदल जाता है। तो आपने जाना कि जब हमारे त्वचा पे सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ने पर डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बनता है और इसी डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पे सूर्य की किरणें पड़ने पर D3 यानी कि कोलेकोलेसिफेरॉल का बदल जाता है। ठीक है, जो क्या होता है D2 से ज़्यादा सक्रिय होता है, यानी कि आपको यहाँ पे सूर्य की किरणों से जो आपका मिलती है ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन D2 यानी कि पादप जगत के खाते हो जो भी सोर्स विटामिन डी का वो उतना सक्रिय नहीं होता है जितना आपका सूर्य की किरणों वाला सक्रिय होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो कन्फ्यूजन हो गया होगा आपका सही हो गया होगा। हमारा यहाँ पे जो 17वां का जो राइट आंसर निकल के आता है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें आशा है कि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि परिधान में क्षैतिज रखे जचंगी, यानी कि क्षैतिज मतलब ऐसी पूछा गया है। तो यानी कि परिधान मतलब कि कपड़ा वस्त्र होगा, जो आपने कपड़ा पहना है, यानी कि कपड़ा जो है क्षैतिज लाइन है तो किस स्त्री को ये जचेगी, यही आपसे पूछा गया है। चलिए देखिए, क्या वो पतली स्त्री होनी चाहिए, यानी कि पतली स्त्री पर, बी ऑप्शन होता है लंबी या मोटी स्त्री पर,
सी ऑप्शन होता है मोटी स्त्री पर, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अब फटाफट से आप बताइए कि अगर कोई कपड़ा है और छेदी यानी कि तिरछी तिरछी लाइन है तो कौन सी स्त्री को ये कपड़ा पहनना चाहिए। चलिए फटाफट से आप बताइए। 18वां का हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखा, तो आपको बताना है। देखो अगर पतली स्त्री है तो क्या करना चाहिए, उसको क्षैतिज वाले रेखा पर क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि जब क्षैतिज वाला पहनेगी तो थोड़ा गोल मटोल दिखेगी, पतली जो है थोड़ा मोटी दिखेगी। अगर वो लंबी है मोटी है तब तो और मोटी दिखेगी, अगर वो मोटी स्त्री तब तो और मोटी दिखेगी, जब क्षैतिज वाला दिखेगी गोल मटोल दिखेगी। ठीक है, तो आपका तीनों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन निकल के आता है ये तो आपका होगा नहीं। इन तीनों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, यानी कि जो पतली स्त्री है उसको क्षैतिज वाले पहने जाए ताकि वो थोड़ा मोटी दिखे, पतली ना दिखे। ठीक है, तो 18वां का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए क्या पूछा गया आपसे। अब यहाँ पे देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोयरिंग निर्मित होती है। ऑप्शन ये है रंग के प्रयोग द्वारा, बी ऑप्शन होता है नमी उष्मा एवं दबाव द्वारा, सी ऑप्शन होता है गर्म रोल द्वारा, डी ऑप्शन होता है रसायनों द्वारा। आपने पढ़ा होगा ना परिसज्जा वाला टेक्सटाइल से जब आप पढ़ते हो तो उसमें जब परिसज्जा पढ़ते हो, फिनिशिंग पढ़ते हो, उसमें दो मेथड का प्रयोग, एक होता है यांत्रिक, एक होता है रासायनिक। तो जो यांत्रिक होता है उसमें ही आपका मोयरिंग शब्द निकल के आता है। तो मोयरिंग में क्या होता है, गर्म रोलर में क्या करते हैं, उस कपड़े को डालते हैं और कपड़े को कैसा बना देते हैं, उसमें लहर वाले डिजाइन यानी कि ऐसे ऐसे कपड़े दिखेंगे लहर वाले। ठीक है, लहर वाले डिजाइन बनाने के लिए गर्म रोलर के संपर्क में लाते हैं। मोयरिंग में आपका यही फिनिशिंग यानी कि यही परिसज्जा की जाती है। तो आपका 19 का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोयरिंग में क्या किया जाता है परिधान को, तो आपको बताना है कि लहरों के समान डिजाइन की जाती है। ठीक है, ऐसे आपका डिजाइन की जाती है। तो 19 का आपका ऑप्शन निकल गया है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन। आपके सामने 20 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है। ऑप्शन ये है सिर से पैर की ओर, बी ऑप्शन है सिर से छाती तक, सी ऑप्शन होता है केंद्र से परिधि की ओर, डी ऑप्शन होता है छाती से पैर की ओर। चलिए राइट आंसर बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी कि आपका ये होमवर्क है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कि इसका राइट आंसर कौन कौन बता पाएगा। अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं कल करेंगे। अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बनता है। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।